सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को लकड़ी की टोकरी में देखते हैं और वो टोकरी नदी में बह रही होती है। यहीं पर जंगल में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फलों को तोड़ रहा था। तभी वो लड़का उस बच्चे को देख लेता है और वो उसे अपने साथ रखने का डिसाइड करता है। और इससे पहले कि वो लड़का उस बच्चे को वहाँ से ले जा पाता, एक बड़ा सा तूफान वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पर जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और आसपास का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब वो लड़का उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। तभी आसमान के अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन निकलकर सामने आता है। उस गोल्डन ड्रैगन को देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। दरअसल वो ड्रैगन यहाँ पर उस बच्चे को ले जाने के लिए आया था, पर वो लड़का उस बच्चे को बचाने लगता है। यहीं पर हमें पता लगता है कि वो लड़का ठीक से बात नहीं कर सकता, उसकी आवाज क्लियर नहीं होती है। अब उस लड़के की बात को सुनकर उस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे कि वो ड्रैगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर वो लड़का अब भी नहीं डरता है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए ड्रैगन से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो लड़का जल्दी से एक लकड़ी को उठा लेता है और उस ड्रैगन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर वो ड्रैगन उस लड़के की हरकत को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से फायर निकाल कर उसके ऊपर हमला करता है। फायर के हमले से वो लकड़ी जल जाती है और उस लड़के का हाथ भी थोड़ा सा जल जाता है। पर अब भी वो लड़का हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गोल्डन ड्रैगन एक बार फिर से लड़के के ऊपर फायर से हमला करता है। इस बार जब वो ड्रैगन लड़के के ऊपर हमला करता है तो उस हमले से लड़के को कुछ भी नहीं होता है। असल में वो अटैक उस लड़के तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मास्टर आ जाते हैं। अब वो ड्रैगन मास्टर के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो मास्टर को हर तरफ से घेर लेता है। पर तभी मास्टर एक शब्द कहते हैं, जिसे सुनकर वो ड्रैगन जल्दी से वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। के बाद 14 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूरिन और चैंग को देखते हैं। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे और वो लोग आपस में मास्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक साथ होते हैं। तभी उनके सामने एक बर्ड आ जाता है। दरअसल वो बर्ड उनके मास्टर के लिए एक संदेश को लेकर आया था। जब मास्टर उस संदेश को पढ़ते हैं तो वो चैंग और यूरिन को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, आज से बहुत सालों पहले मैंने किसी की जान बचाई थी और जिसकी मैंने जान बचाई थी उसने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पोती की शादी मेरे किसी एक डिसाइपल से करेंगे। और अब शादी का वक्त आ चुका है और इसीलिए तुम दोनों में से किसी एक को शादी के लिए जाना होगा। तो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि शादी के लिए कौन जाएगा। जिसके बाद मास्टर चैंग से कहते हैं, चैंग, आज से शिरॉन तुम्हारी फियांसे है और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। इस बात को सुनकर चैंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो थोड़ा सा हैरान भी था, पर वो अपने मास्टर की बात को टाल नहीं सकता। जब शाम हो जाती है तो वो दोनों मशरूम्स को तोड़ने के लिए जाते हैं और यहीं पर चैंग सनसेट को देखने लगता है। दरअसल उसे सनसेट का नजारा बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो सनसेट को देखते हुए कहता है, आहा क्या नजारा है, ये देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं रोज यहाँ पर आकर सूरज को ढलते हुए देखता हूँ। इसी के साथ चैंग उस लेटर को बाहर निकालता है जिसमें कि शिरॉन के बारे में लिखा था। उसे पढ़ने के बाद चैंग को पता लगता है कि शिरॉन उससे 3 दिन छोटी है और इससे चैंग ये अंदाजा लगा लेता है कि अभी शिरॉन बहुत ही ज्यादा यंग है। वहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है और एक तेज तूफान शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो लोग तूफान से बाहर निकल पाते, चैंग पहाड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। जब यूरिन उसके पास आता है तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके कारण यूरिन उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर अब रात हो चुकी थी और आसपास काफी ज्यादा अंधेरा होता है। रात के अंधेरे में उनका सामना एक डेविल वुल्फ से हो जाता है। वो वुल्फ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार भी यूरिन चैंग को पहले की तरह बचाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर मास्टर की एंट्री होती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके सभी डीमंस को मार देते हैं। यहीं पर मास्टर देखते हैं कि चैंग की बॉडी के अंदर से एक अजीब सी ऑरा बाहर निकल रही होती है। इसी कारण से मास्टर अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो इसका इस्तेमाल चैंग के ऊपर करते हैं। अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर चैंग को देखते हैं। दरअसल चैंग पानी के अंदर था। जब यहाँ पर चैंग को होश आता है तो मास्टर उससे पूछते हैं, जब तुम माउंटेन से जंगल में गिरे थे तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था? क्या इस सब के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है?
जिस पर चैंग अपने मास्टर से कहता है, नहीं मास्टर, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। अब मास्टर उन दोनों से कहते हैं, जंगल में तुम लोगों के ऊपर भेड़ियों ने हमला किया था और यूरिन ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है। साथ ही मास्टर चैंग से कहते हैं, चैंग, असल में तुम्हें एक बीमारी है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुनकर चैंग मास्टर से कहता है, मास्टर, क्या मेरी ये बीमारी माउंटेन से गिरने के कारण हुई है? जिस पर मास्टर उसे सारी बात बताते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। असल में तुम इस बीमारी के साथ पैदा हुए थे और जहाँ तक मुझे मालूम है तुम इस बीमारी के साथ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते और तुम 20 साल के अंदर ही मरने वाले हो। और अगर अभी के लिए मैं दवाई को ढूंढने के लिए जाता हूँ तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उस दवाई को ढूंढकर तुम्हें बचा सके। यानी कि सही कहूँ तो तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मास्टर से कहने लगता है, मास्टर, क्या आपके पास भी इसका कोई भी इलाज नहीं है? जिस पर मास्टर चैंग से कहते हैं, नहीं बच्ची, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तभी चैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, अगर इसका कोई भी इलाज नहीं है तो इसे बीमारी कैसे कह सकते हैं? ये सुनकर मास्टर चैंग से कहते हैं, तुमने सही कहा बच्चे, असल में ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये तुम्हारी किस्मत है और तुम्हारी किस्मत को बदला नहीं जा सकता। जो तुम्हारे किस्मत में है तुम्हें वही मिलेगा, तो इसीलिए तुम अपने किस्मत को बदलने की कोशिश मत करो। मास्टर की बातों को सुनने के बाद चैंग उनसे कहता है, मास्टर, मैंने आपकी एक किताब में पढ़ा था कि कोई भी हेवन के खिलाफ जाकर अपनी किस्मत को बदल सकता है। तभी मास्टर चैंग से कहते हैं, तुमने सही कहा बच्चे, उस किताब में यही लिखा था, पर ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं जब चैंग सो रहा होता है तभी मास्टर यूरिन से कहते हैं, यूरिन, मैं कुछ हब्स को लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ और तब तक तुम चैंग का ध्यान रखना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैंग सोया नहीं था, वो अब भी जागा था और वो अपने मास्टर की बातों को सुन रहा था। अब चैंग जल्दी से उठ जाता है और वो अपने सामान को पैक करने लगता है क्योंकि उसने जाने का फैसला कर लिया था और जैसा कि उसके मास्टर यहाँ पर नहीं होते हैं तो वो अपने मास्टर से छुपकर यहाँ से भागना चाहता है। अब यूरिन उसके पास आता है और उसे अपना स्वॉर्ड देता है। ये देखकर चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि यूरिन भी उसकी मदद कर रहा था। इस सब के बाद चैंग वहाँ से जाने लगता है, पर तभी रास्ते में उसके पैरों के नीचे एक सर्कल अपीयर हो जाता है और इसके कारण वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर चैंग समझ आता है कि जरूर ये सब उसके मास्टर ने किया है और फिर वो अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर, क्या ये सब आपने किया है? जिस पर उसे एक आवाज आती है और उसके मास्टर उससे कहते हैं, हाँ बच्चे, ये सब कुछ मैंने किया है। अब हम देखते हैं कि चैंग के नीचे की जमीन फट जाती है और एक महल अंदर से बाहर आता है। जमीन के अंदर से दो पुतले भी बाहर आते हैं और वो दोनों पुतले चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब चैंग ये देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। एक बार फिर से मास्टर चैंग से पूछते हैं, बच्ची, क्या तुम अब भी अपने फैसले पर अड़े हो? क्या तुम अभी भी अपने किस्मत के साथ खेलना चाहते हो? पर चैंग ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। इसी कारण से वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, मैंने अपना फैसला बना लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मास्टर उससे कहते हैं, ठीक है बच्चे, तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। अब जैसे वो पुतले चैंग की तरफ बढ़ते हैं, चैंग के अंदर से एक ऑरा बाहर आती है और उस ऑरा से वो पूरा महल और दोनों पुतले भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी उड़ने लगती है और हम देखते हैं कि चैंग वापस से नॉर्मल दुनिया में आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपने मास्टर को देखता है। चैंग जल्दी से मास्टर के सामने जाता है और उससे कहता है, मास्टर, मुझे मालूम है कि आपने ये सब इल्यूशन क्रिएट किया था ताकि आप मुझे ठीक से समझा सके, पर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं हेवन तक जाकर रहूंगा और मैं कैसे भी करके अपने किस्मत को बदलना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात शादी करने की है तो मैं इस शादी को वहाँ पर जाकर तोड़वा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फैसले के कारण किसी और की जिंदगी तबाह हो जाए। हम देखते कि चैंग कैपिटल में पहुंच चुका था और इस जगह के माहौल को देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। अचानक से वहाँ पर एक आदमी घोड़े में सवार पूरी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो रास्ते के सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके कारण वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल मच जाती है। एक आदमी जो कि काफी ऊंचाई पर होता है वो गिरने वाला था, पर तभी चैंग आगे बढ़कर उस आदमी को गिरने से बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि चैंग ने जिस आदमी को बचाया था वो उस आदमी से डिवाइन जनरल के एड्रेस के बारे में पूछता है। वो आदमी चैंग को उनका एड्रेस बता देता है, जिसके बाद चैंग उस घर में पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस घर को नॉक करता है उसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है और वो चैंग से पूछता है, क्या तुम्हें किसी से मिलना है? जिस पर चैंग उस आदमी को एक चीज दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी चैंग को घर के अंदर ले आता है और उसे एक कमरे में वेट करने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद चैंग के पास एक लेडी आती है। वो लेडी चैंग से पूछती है, तुम्हारे मास्टर की हालत कैसी है? जिस पर चैंग उस लेडी से कहता है,
मेरे मास्टर तो पूरी तरह से ठीक है। अब चैंग उस लेडी को अपने डॉक्यूमेंट्स देने लगता है, पर तभी वो लेडी चैंग से कहती है, नहीं नहीं रुको, हम इस शादी से सहमत नहीं है। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि आज से कई सालों पहले तुम्हारे मास्टर ने हमारे ओल्ड मास्टर की जान बचाई थी, और तभी हमारे ओल्ड मास्टर ने तुम्हारे मास्टर से ये प्रॉमिस कर दिया था। पर जैसा कि अब ओल्ड मास्टर अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके प्रॉमिस का कोई भी मायने नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि ये शादी हो, और कारण ये है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी ज्यादा लो है। कहाँ तुम एक गाँव देहाती वाले लड़के हो और कहाँ हम रॉयल्स वाले लोग हैं। ये सुनने के बाद चैंग उस लेडी से कहता है, शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर इस शादी को तुड़वाने के लिए आया था, पर आपकी बातों को सुनने के बाद मैंने अपना फैसला बदल लिया है। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से जाने लगता है, और चैंग की बातों को सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब जब चैंग वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की चैंग से कहती है, दरअसल मैं शिरॉन की पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मैं उसके सारे कामों को करती हूँ। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम अब शिरॉन से शादी करना चाहते हो? जिस पर चैंग उस लड़की से कहता है, हाँ मैं शिरॉन से शादी करना चाहता हूँ और हमारी सगाई बहुत पहले हो चुकी है। तभी वो लड़की जल्दी से चैंग को चुप कराती है और उससे कहती है, चुप हो जाओ, अगर तुम्हारी ये बात किसी ने सुन ली तो वो लोग तुम्हें अभी के अभी मार देंगे। अब इसके बाद हम वापस से उसी लेडी को देखते हैं जो कि किसी आदमी से चैंग से शादी के डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए कहती है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम चैंग को देखते हैं जो कि एक होटल में जाता है। वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि वहाँ पर एक कमरा लेने के लिए आया था। अब होटल का मैनेजर उन दोनों को एक एक कमरा दे देता है। हम वापस से शिरॉन के असिस्टेंट को देखते हैं और उसकी असिस्टेंट शिरॉन को एक लेटर भेजती है। उस लेटर में उसने वो सारी बातें लिखी थी जो कि चैंग ने उससे कहा था। शिरॉन की असिस्टेंट उससे कहती है, आज हमारे घर में चैंग आया था, हालांकि वो यहाँ पर रिश्ता तुड़वाने के लिए आया था, पर लेडी ने उससे कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और अब वो उस शादी को वापस से जोड़ना चाहता है। पता नहीं वो इतना पागल कैसे है, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। वो इतना बड़ा तो हो चुका है पर वो अब भी बच्चों वाली हरकतें करता है। अब जब रात होती है तो एक आदमी दौड़ता हुआ चैंग के कमरे में आ जाता है। असल में ये आदमी एक निंजा होता है। जब चैंग उसे दिखता है तो वो निंजा चैंग को एक पंच मारता है और साथ ही वो चैंग से कहता है, देखो बच्चे, तुम सीधे सीधे शादी के डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, क्योंकि मैं चुपचाप इन्हें लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो आज तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि सुबह को चैंग के साथ होटल में आया था और वो भी होटल में एक कमरे की तलाश में आया था। वो बंदा निंजा से कहता है, देखो भाई, तुम लोग इतनी जोर से बात कर रहे थे कि मैं डिस्टर्ब हो गया, और जैसा कि मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ तो अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने के बाद वो आदमी निंजा के ऊपर हमला कर देता है। वो निंजा घर से बाहर चला जाता है, जिसके बाद वो बंदा भी घर से बाहर जाता है और निंजा के साथ फाइट करने लगता है। हम देखते कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण से वो निंजा को बुरी तरह से मारने लगता है और उससे मारकर वहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद अगले दिन हम वापस से चैंग को देखते हैं। हम देखते कि चैंग के साथ वो बंदा भी था जिसने कि कल रात चैंग की जान बचाई थी। यहाँ पर चैंग उस बंदे को खाना देता है और उससे कहता है, तुम बहुत ही गंदी सब्जी खा रहे थे, इसीलिए अब तुम ये खाओ। वो बंदा चैंग से कहता है, अगर मैं उस सब्जी को खा लेता तो क्या मैं मर जाता? चैंग उससे कहता है, इससे तुम मरते तो नहीं, पर तुम्हारे मरने के दिन करीब आ जाते। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक जगह पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। दरअसल यहाँ पर सभी लोग स्टोन टेस्ट को करने के लिए आते हैं। इस टेस्ट में एक पत्थर को उठाना था और जो भी बंदा उस पत्थर को उठाएगा और अगर वो पत्थर चमकने लगेगा तो वो बंदा इस टेस्ट को पास कर जाएगा। अब चैंग के साथ वही बंदा आता है। जब वो बंदा पत्थर को उठाता है तो पत्थर काफी ज्यादा चमकने लगता है। जैसे कि टैंग ने उस पत्थर को उठा लिया था और वो पत्थर ग्लो करने लगा था, तो चैंग भी उस पत्थर को उठाने के लिए जाता है, पर जब वो उस पत्थर को उठाता है तो पत्थर ग्लो नहीं करता है। इससे वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर जब टैंग सभी लोगों को देखता है तो वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं और कोई भी चैंग का मजाक नहीं उड़ाता है। पर तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं, जिसने पत्थर के टेस्ट को पास कर लिया है वो लोग रिटर्न टेस्ट को देने के लिए जा सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग रिटर्न टेस्ट के लिए जाने लगते हैं और चैंग भी रिटर्न टेस्ट में होता है। जब वो सभी लोग टेस्ट को लिख रहे होते हैं तभी चैंग को अपने मास्टर की बात याद आती है। वो सोचता है कि उसके मास्टर ने पूरे 3000 बुक्स को उन्हें पढ़ाया था और वो सारी पढ़ाई को याद करके क्वेश्चंस को ठीक तरह से आंसर करने लगता है। अब जब इसके बाद टेस्ट का रिजल्ट आता है तो टीचर
टीचर टैंग से कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम टेस्ट में पास हो चुके हो। यहीं पर टीचर चैंग से कहती है तुम अभी तक वेट कर रही हो, तुम इस टेस्ट में पास नहीं हो और तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं है। पर तभी चैंग टीचर से कहता है क्या मैं एक बार अपने टेस्ट को देख सकता हूँ? पर टीचर उससे कहता है नहीं नहीं, ये सब रूल्स के खिलाफ है और टेस्ट के बाद तुम अपने आंसर्स को फिर से नहीं देख सकते। जिसके बाद चैंग दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। अब टैंग जल्दी से वाइस के पास जाता है और वो वाइस से कहता है वाइस, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि चैंग ने सारे आंसर्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखे थे और वो इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता। पर तभी वाइस टैंग को बताते हैं तुम सही कहते हो, उसने अपना टेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से लिखा था, पर हम लोग जाकर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो हमारे पास कुछ टाइम पहले आता तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते, पर अब हम लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइन जनरल ने उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं दूसरी ओर हम चैंग को देखते हैं जो कि और भी बहुत सारे एकेडमी में जाता है, पर हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके लिस्ट में बस एक ही एकेडमी का नाम बचा था। यहीं पर हम एक निंजा को देखते हैं जो कि चैंग को देख रहा होता है। यहीं पर चैंग आसपास के लोगों से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के बारे में पूछता है, पर ये सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग चैंग को मारने के लिए अपने तलवार को निकालने लगते हैं। अब चैंग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, पर तभी सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब चैंग गाड़ी के सामने जाता है और वो लेडी यू से शुक्रिया कहता है। इसके बाद लेडी यू एक लेटर चैंग को देती है और उससे कहती है तुम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। जब चैंग एकेडमी में आता है तो वो सबसे पहले हॉल में जाता है। जब चैंग हॉल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो आदमी यहाँ पर काम करता है वो सो रहा था। जब वो आदमी नींद से उठता है तो वो चैंग से कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर चैंग उस आदमी से कहता है मैं यहाँ पर एकेडमी की चाबी और पेपर लेने के लिए आया हूँ। साथ ही वो उसे रिकमेंडेशन लेटर दिखाता है। अब वो बंदा चैंग से पूछता है बच्चे आखिर तुम कौन से एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए आए हो? जिस पर चैंग उस आदमी से कहता है ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में। इस नाम को सुनकर वो बंदा सोच में पड़ जाता है और वो चैंग से कहता है ये कौन सी एकेडमी है? ऐसी कोई नई एकेडमी तो अभी तक नहीं आई है। जिस पर चैंग उसे बताता है ये कोई नई एकेडमी नहीं है बल्कि ये पुरानी वाली एकेडमी है। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो चैंग से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? इस एकेडमी की 6th लार्जेस्ट हॉल है और तुम यहाँ पर सारे काम को बिगाड़ने के लिए आए हो, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से जल्दी से चली जाओ। अब चैंग वहाँ से चला जाता है पर वो उस कमरे में अपने लेटर को भूल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अब भी सो रहा होता है। अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगता है और चैंग का लेटर उड़कर उस आदमी के पास चला जाता है। जब वो आदमी उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक स्टैम्प होता है। उस स्टैम्प को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो लेटर को लेकर अपने सीनियर के पास जाता है। उसके सीनियर इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये स्टैम्प एकदम ओरिजिनल है। इसका मतलब ये है कि उन्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि लेटर में लिखा है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है और वो चैंग से कहता है अरे बच्चे तुम कहाँ थे? मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये लो तुम्हारे पेपर्स और साथ ही ये फंड्स भी रखो जिससे कि तुम्हें एकेडमी को खोलने में मदद मिल सके। अब इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम वापस से डिवाइन जनरल को देखते हैं। तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है और वो डिवाइन जनरल से कहने लगती है मैंने सुना है कि चैंग ने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम वापस से चैंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की बातों को याद करता है और वो एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। जब वो इस टेक्निक को परफॉर्म करता है तो वो काफी ज्यादा थक जाता है और उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। चैंग एक बार फिर से कोशिश करने का डिसाइड करता है और इस बार जब वो टेक्निक को परफॉर्म करता है तो वो पूरी अच्छी तरह से फोकस करता है और फाइनली इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। यहीं पर चैंग की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर जाने लगती है और ये सब कुछ एक लड़की देख लेती है। दरअसल वो लड़की एक राजकुमारी होती है और वो अपने गार्ड्स के साथ थी, पर वो जल्दी से एक पोर्टल को बनाकर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के सामने आ जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो एक बैरियर को बनाकर प्रिंसेस को कैद कर लेता है। हालांकि प्रिंसेस यहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वो इसमें काफी ज्यादा घायल हो जाती है। फिर वो उस बंदे से कहती है देखो तुम जो भी हो तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकते। अगर मेरे गार्ड्स को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वो बंदा एकदम से हंसने लगता है। उस बंदे का नाम यूमो होता है और वो राजकुमारी से कहता है राजकुमारी मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, मैं कैसे भी करके तुम्हें मारना चाहता हूँ और अगर मुझे तुम्हें मारने में कुछ भी करना पड़े तो मैं वो सब कुछ करूँगा। वही दूसरी ओर हम प्रिंसेस के सभी गार्ड्स को देखते हैं और वो लोग प्रिंसेस को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से सीनियर गार्ड आता है और वो बाकी सभी से कहता है प्रिंसेस ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब वो कहीं भी जा सकती है। अब सीनियर गार्ड बाकी गार्ड से कहता है तुम लोग आगे बढ़कर प्रिंसेस को ढूंढने की कोशिश करो। वहीं अब हम वापस से यूमो को देखते
देखते हैं। अब उन दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है। उनकी ये फाइट काफी ज्यादा टक्कर की होती है। यूमो जल्दी से गायब हो जाता है और वो उसके पीछे अपीयर होकर उसके ऊपर हमला कर देता है। इस हमले से प्रिंसेस लू काफी ज्यादा घायल हो जाती है। इससे पहले कि यूमो उसके ऊपर हमला करता, वहाँ पर चैंग बाहर आ जाता है और वो यूमो के ऊपर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब होमो के पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तभी उसे एक चीज याद आता है कि उसके पास एक वेपन है और अगर वो इस वेपन का इस्तेमाल करता है तो वो भी इससे मारा जाएगा। पर जैसा कि उसके पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था तो वो अपने इस वेपन का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर चैंग अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बैरियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है और वो खुद भी गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब चैंग को होश आता है तो वो अपने सामने प्रिंसेस लू को देखता है। हम देखते हैं कि चैंग को कुछ भी याद नहीं होता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। तभी प्रिंसेस लू उसे बताती है कि कल रात तुमने मुझे योमो से बचाया था और तुमने योमो के साथ फाइट करके उसे हरा दिया। तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस लू को देखते हैं। अब वो सोकर उठती है और वो अपने गार्डियंस को बताती है कि चैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने मुझे कल बचाया था। और ये कहकर वो चैंग से मिलने के लिए चली जाती है। दरअसल प्रिंसेस लू ये चाहती है कि चैंग उसका मास्टर बन जाए और उसे ये लगता है कि चैंग उसका मास्टर बनने के लिए परफेक्ट इंसान है। वही दूसरी ओर हम चैंग को देखते हैं जो कि एक किताब को पढ़ रहा होता है। अचानक से चैंग के सामने का दरवाजा टूट जाता है और उसके अंदर से 3 बॉक्स बाहर आकर गिरते हैं। दरअसल यहाँ पर प्रिंसेस लू आई थी और वो अपने साथ इन बॉक्स को लेकर आई थी। प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, चैंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। जिस पर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जैसा समझती हो मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ और मैं तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता। जब प्रिंसेस लू ये सुनती है तो वो तीनों बॉक्सेस को खोल देती है। पहले 2 बॉक्सेस में काफी ज्यादा हीरे जवाहरात होते हैं, पर तीसरे वाले बॉक्स में बहुत सारी किताबें होती है। यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग को बताती है कि ये किताबें बहुत ही ज्यादा रेयर है और इन किताबों में स्वॉर्ड चलाने की काफी सारी टेक्निक है। अब प्रिंसेस लू एक बार फिर से चैंग से कहती है, चैंग क्या तुम मेरे टीचर बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारा टीचर बनूं? तुम पहले मुझे इसका रीजन बताओ और अगर तुम्हें एक टीचर की जरूरत है तो तुम तो किसी को भी अपना टीचर बना सकती हो, मैं ही क्यों? ये सुनकर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, कल रात मैंने देखा था कि तुमने अपने लाइफ स्टार को ब्राइटन किया था। जिस पर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, हाँ मैंने किया था पर मैं इसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और मुझे भी याद है कि जब तुम यूमो से लड़ रही थी तो तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी थी और ये देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ तक कि मुझसे भी स्ट्रॉन्ग। ये सुनकर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, ये सब ठीक है पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम मेरे टीचर बनो और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कल रात तुमने मुझे नहीं सिखाया होता तो शायद मैं यूमो को नहीं हरा पाती और तुम्हारे कारण मैंने कल यूमो को हरा दिया। ये सब सुनने के बाद चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कोई यूनिक बंदा नहीं हूँ, मैं भी दूसरों की तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं दूसरों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और ये सब इस कारण से है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। अब प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, मैंने भी बहुत सारे स्वॉर्ड वाली किताब को पढ़ा था पर जब मैं उन टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए जाती हूँ मैं उन टेक्निक का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। और आखिर ये सब क्यों होता है? मैंने अपने हेवनली एकेडमी के टीचर से भी इसके बारे में पूछने की कोशिश की थी पर वो लोग भी इसके बारे में ठीक आंसर नहीं दे पाते हैं। तभी चैंग उससे कहता है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और अगर तुम्हारे टीचर्स के पास भी इनका कोई आंसर नहीं है तो मेरे पास कैसे हो सकता है? जिस पर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, कल रात मैंने देखा था कि जब मैं बेहोश हो रही थी तो वहाँ पर एक रोशनी थी और ये रोशनी तुम्हारे स्वॉर्ड से बाहर आ रही थी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, पता नहीं आखिर मेरी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये कहने के बाद चैंग प्रिंसेस से कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी गिफ्ट को नहीं ले सकता, इसीलिए तुम अपने गिफ्ट को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर प्रिंसेस लू काफी ज्यादा निराश हो जाती है और फिर वो चैंग से कहती है, चैंग चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मैं अपनी जिद पर हमेशा अड़ी रहूंगी और मैं बार बार ये कोशिश करती रहूंगी जब तक तुम मेरे टीचर बनने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ये कहने के बाद प्रिंसेस लू वहाँ से चली जाती है। जब चैंग नहा रहा होता है तो उसे बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज दीवार तोड़ने की होती है। चैंग देखता है कि बाथरूम का दीवार टूट जाता है और कुछ लोग वहाँ पर बहुत सारी
लकड़ियाँ लेकर आते हैं। इन सारे लोगों के साथ प्रिंसेस लू भी होती है। वो सभी लोग उन लकड़ियों से वहाँ पर एक दरवाजा बना देते हैं। यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग से कहती है, अब मैंने यहाँ पर आने का नया रास्ता बना दिया है और ये नया रास्ता तो पुराने वाले से अच्छा है। ये सुनकर चैंग प्रिंसेस लू से कहता है, अरे देखो तुम्हारे पीछे एक ड्रैगन है। जब प्रिंसेस लू अपने पीछे देखती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं था, पर चैंग इसी बीच अपने टॉवल को लपेटकर वहाँ से भागने लगता है। जब चैंग बाहर आता है तो वो शॉन को देखता है और शॉन उसी लड़की का नाम होता है जो कि शिरॉन की पर्सनल असिस्टेंट थी। शॉन जल्दी से चैंग के पास आती है। शॉन यहाँ पर आकर चैंग को शिरॉन का लेटर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। शॉन के जाने के बाद चैंग लेटर को लेकर टैंग के पास जाता है और उससे कहता है, ब्रदर टैंग, मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं है, क्या तुम मुझे अपने कपड़े उधार दे सकते हो? जब टैंग चैंग को ऐसी हालत में देखता है तो वो उसके ऊपर हंसने लगता है और उससे कहता है, अरे दोस्त, ये तुमने क्या हालत बनाकर रखी है? तुम तो नंगे पुंगे होकर यहाँ पर घूम रहे हो। आखिर इतनी रात में तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? बात क्या है? जिस पर चैंग टैंग से कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा मुसीबत है। एक लड़की है और वो मेरे पीछे पड़ी है, उसके कारण मुझे यहाँ पर भागकर आना पड़ा। वो तो मुझे चैन से नहाने भी नहीं देती है। पता नहीं आखिर ये लड़की मेरे साथ करना क्या चाहती है। अब इसके बाद टैंग कुछ कपड़े निकाल कर चैंग को देता है। तभी चैंग टैंग से पूछता है, ब्रदर टैंग, आखिर तुम इतनी रात तक किताब क्यों पढ़ रहे हो? क्या तुम रात भर किताब पढ़ते रहोगे? जिस पर टैंग चैंग को बताता है, नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल मैं एक नए कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इस कंपटीशन का नाम किंग टैंग यान है और मेरे लिए ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता हूँ। मुझे कैसे भी करके इस कंपटीशन में जीतना है। जिसके बाद अगले दिन टैंग और चैंग उस कंपटीशन में चले जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चैंग को देखते हैं जो कि अपने अकेडमी में वापस आ जाता है। यहीं पर प्रिंसेस लू चैंग का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर और दो लोग आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के उन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे जो लोग किंग टैन यान कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले थे। इसी के साथ उनमें से एक आदमी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। अब इसके बाद वो दोनों कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर करने के बाद चैंग प्रिंसेस लू को थैंक यू कहता है और उससे कहता है, थैंक यू प्रिंसेस, आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। वहीं दूसरी ओर हम वापस से डिवाइन एल्डर को देखते हैं और अब उन्हें चैंग के बारे में ये खबर मिल जाती है कि चैंग भी किंग टैन यान कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और उसके साथ एक लड़की भी है और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अब इसके बाद हम वापस से चैंग को देखते हैं जो कि प्रिंसेस लू के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब जब वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी उनसे कहता है, ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए अब आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो सभी लोग कंपटीशन के लिए जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम वापस से टैंग को देखते हैं जो कि एक जेल के अंदर बंद होता है। अब उसके पास एक हेवनली एल्डर आता है। टैंग उनसे पूछता है, आखिर मुझे जेल के अंदर बंद करके क्यों रखा है? और कुछ देर के बाद तो कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है, आखिर मैं यहाँ पर कब तक बंद रहूंगा? जिस पर वो हेवनली एल्डर टैंग को बताता है, अब की बार का कंपटीशन काफी ज्यादा अलग है क्योंकि इस बार डिवाइन एल्डर्स के लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ये सुनकर टैंग समझ जाता है कि पूरी एकेडमी डिवाइन के इशारों पर चल रही है। तभी वहाँ पर बेल की आवाज आने लगती है और इसका मतलब ये है कि कंपटीशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है और जो कि ये कंपटीशन 3 रातों तक चलने वाला है, तो आज उसका पहला रात होता है। वहीं दूसरी ओर हम चैंग और प्रिंसेस लू को देखते हैं। जब वो सभी लोग कंपटीशन में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर पहले से काफी सारे एकेडमी के लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दरअसल वो सभी लोग भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जब आसपास के सभी लोग ये सुनते हैं कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी भी इस बार कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, तो वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले ऐसा तो नहीं हुआ था। अब इसके बाद हमें वापस से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। अब चैंग सभी एल्डर्स के सामने जाता है और उनसे कहता है, मुझे इस शादी से ऑब्जेक्शन है। तभी उनमें से एक एल्डर चैंग से कहता है, चुप हो जाओ बच्चे, आखिर तुम ये बकवास क्या कर रहे हो? तुम्हें इस शादी से क्या ऑब्जेक्शन है? तभी चैंग वहाँ पर बैठे सभी एल्डर्स को बताता है, एल्डर्स, मेरे और शिरॉन की पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है और इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूँ क्योंकि शिरॉन की शादी तो मेरे साथ होनी चाहिए और अगर शिरॉन की शादी किसी और के साथ होती
होती है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, आप लोग भी ये जानते हैं। तभी यहाँ पर एक एल्डर चैंग से कहता है, ओए लड़के, आखिर तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है या फिर तुम अपने मन से कोई भी कहानी बना रहे हो? जिस पर चैंग उस एल्डर से कहता है, नहीं नहीं एल्डर, मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स है और मैं अपने मन से कुछ भी बना नहीं रहा हूँ, और हाँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब डिवाइन जनरल ये सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही यहाँ पर साउथ के एल्डर चैंग से कहते हैं, देखो बच्चे, तुम जो भी हो, मैंने आज से पहले इसके बारे में नहीं सुना है कि शिरॉन की किसी के साथ एंगेजमेंट हुई है, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम जो भी बात बोल रहे हो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पर चैंग उनकी बात नहीं सुनता है। इससे उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंग को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर अपने अटैक से हमला कर देते हैं। यहीं पर जब टैंग ये देखता है तो वो चैंग को बचाने के लिए उस अटैक को रोकने के लिए जाने लगता है, पर वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो अपने अटैक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वो अपने अटैक की डायरेक्शन को बदल देते हैं और जब टैंग ये देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एक बार फिर से चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस सब के बाद वहाँ पर एक दूसरे एल्डर आ जाते हैं और उस एल्डर का नाम जनरल जिन होता है। वो जनरल उस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अब हमें पता लगता है कि जनरल जिन प्रिंसेस लू की प्रोटेक्शन करते हैं। यहीं पर साउथ का एक बंदा चैंग से कहता है, चैंग, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सभी को शादी वाले डॉक्यूमेंट दिखा देने चाहिए। साथ ही वो बंदा चैंग से कहता है, अगर शिरॉन तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती है तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स का कोई भी मतलब नहीं बनता। और हाँ चैंग, तुम इस बात को तो जानते हो कि लड़की की मर्जी के बिना तुम उससे शादी नहीं कर सकते। अब आसपास के सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि शाहजुन तो साउथ में सबसे ज्यादा पावरफुल है और चैंग कोई खास आदमी नहीं है, तो आखिर शिरॉन चैंग के साथ शादी क्यों करेगी? वो तो शाहजुन को चुनेगी। तभी चैंग उस बंदे से कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम ये कैसे कह सकते हो कि आखिर शिरॉन मुझसे शादी नहीं करना चाहती है? हम दोनों तो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं हैं, इसलिए तुम ये बात अपने मन से मत बोलो। तभी वो बंदा चैंग से कहता है, अगर शाहजुन शिरॉन के साथ शादी करता है तो उन दोनों की क्लैन आपस में कंबाइन हो जाएगी और एक बार उनके क्लैन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और फिर वो लोग मिलकर डीमंस का खात्मा कर सकते हैं। ये सुनकर चैंग सभी से कहता है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम सभी लोग अपने मतलब के खातिर एक लड़की की शादी एक अनजान आदमी से करा दो। तभी वो बंदा चैंग से कहता है, ठीक है चैंग, हमें इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी फैसला होगा वो शिरॉन का फैसला होगा और वो जो चाहती है वही होगा, तो हम लोग बेकार में इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं। साथ ही वो बंदा सभी से कहता है, मैं शाहजुन का छोटा भाई हूँ और मैं उसके बिहाफ में यहाँ पर आया था, इसीलिए मैं अपने ब्रदर के बिहाफ में ये सब कुछ कह रहा था। और हाँ, जैसा कि आज कंपटीशन का थर्ड नाइट है तो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये कंपटीशन का आखिरी दिन है। अब हम देखते हैं कि हानियू के एक आदमी और टैंग के बीच में फाइट की शुरुआत हो जाती है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। आसपास के लोग जब ये देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली हानियू के बंदे को हरा देता है। अब इसके बाद दूसरी फाइट प्रिंसेस लू और हानियू के दूसरे बंदे के बीच में होती है। प्रिंसेस लू अचानक से अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और वो बड़े आसानी से दूसरे फाइटर को फाइट में हरा देती है। अब चैंग की टीम इस फाइट को जीत जाती है। अब वहाँ पर एक बर्ड आ जाता है और सभी लोग इस बर्ड को देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो शिरॉन का बर्ड है। उस बर्ड के पास एक लेटर होता है। जब चैंग उस लेटर को देखता है तो वो लेटर अचानक से शिरॉन के इल्यूशन वाले बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शिरॉन की इल्यूशन सभी से कहती है, मैं शाहजुन के साथ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो उसे अपना भाई मानती हूँ। ये सुनकर आसपास के लोग, खास करके साउथ वाले लोग, काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी शिरॉन सभी से कहती है, मैं तो चैंग के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चैंग और उसके सभी साथियों को देखते हैं। वो सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। साथ ही ये बात करते हैं, आखिरकार चैंग को वो मिल गया जो कि वो चाहता था। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एनिमेस को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।